हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बच्चों हम लोग ना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें क्या क्या पढ़े थे ये मैंने आपको दिखाया था और अभी दोबारा दिखा देता हूँ। देखो हम लोगों ने बच्चों ये ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक, मैं आपको एक बार सब दिखा देता हूँ, रुकिए। देखिए ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था। ओम्स लॉ कवर किया था, ठीक। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर करंट के बारे में, ठीक, करंट डेंसिटी के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट मूव करता है, करंट फ्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये सारा चीज़ बताया था मैंने आपको, ठीक है। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये पार्ट भी थोड़ा बहुत दिखाया था मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आप याद कीजिए, कंडक्टिविटी इक्वल टू इतना था। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स ना पहले डिस्कस कर दिया था, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक, समझ में आ गया ना। तो पहले हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। करंट का रिलेशन क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ये देखा था हम लोगों ने, ठीक। हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा था। तो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने तो कवर कर ही लिए थे बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना, ओके। देखिए रेजिस्टेंस के बारे में बोला गया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। इस चीज को ऑब्जर्व किया गया कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर के साथ यहाँ पर राइज करता है, ओके। अब टेम्परेचर के साथ राइज करता है तो कैसे राइज करता है, तो उसके लिए है बच्चों कि जैसे देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी था, तो कंडक्टिविटी के टर्म में लिखेंगे तो एल अपॉन कंडक्टिविटी इंटू ए, ठीक है। ऐसे मतलब ये आर आता है ना। अब यहाँ पे रो क्या था, तो रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी था और सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी था। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करेगा बच्चों हम लोग, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखो पहले भी डिराइव किया था कि एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कॉलिजन के बीच का टाइम। तो यहाँ पर ना देखो इस चीज़ को हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखे थे, है ना, समझे थे इस चीज़ को। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए कि अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन या मतलब कॉलिजन के बीच का टाइम अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अगर इनके बीच का टाइम अगर डिक्रीज करता है, और तो टाइम डिक्रीज कैसे करेगा, तो जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसका, इलेक्ट्रॉन का, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये फास्ट कॉलिजन करेंगे, तो ये जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज कर जाएगा। और अगर ये डिक्रीज करेगा तो देखो अगर ये डिक्रीज किया तो ये फिर सिग्मा भी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, तो कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे कि वो करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो ये मैंने सब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है या चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ना क्या हो जाएगा कि अगर हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होने से कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में ये रिलेशन होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको बच्चों। तो अगर ये डिक्रीज करेगा दैट मीन्स कि ये इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब कि जो अपोज करने की कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। समझ में आया, क्लियर होगा आप लोगों को। और ये सारा कहाँ से डिपेंड दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से दिख रहा है। तो अब इसी चीज में देखा गया कि अगर टेम्परेचर में चेंज थोड़ा कम होगा तो उसके लिए देखा गया कि ये फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि अगर देखो अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, सॉरी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, मतलब किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर सॉरी ये रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस देखो यहाँ से ठीक से, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ मान लो, या सॉरी इंक्रीज हुआ अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने से, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मतलब डिपेंड तो कर ही रहा है ना, तो वहां से देखो एक रिलेशन आता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ना रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, यहां लिख देता हूं, एक मिनट रुकिए,
ठीक है, एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्लियर यहाँ पे, विदाउट एनी मतलब फेस, मतलब मैं सामने नहीं आ रहा हूँ, फेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है थोड़ा सा है ना अच्छा नहीं लगता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनको थोड़ा मतलब लगता है कि सर सामने दिखे, थोड़ा सा है ना एक्सप्रेशन दिखाएं, हाथ से बताए, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मजा आता है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। हाँ, बट ये जरूर प्रॉमिस है कि जिस दिन भी सब्सक्राइबर्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे ना, ठीक है, उस दिन मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और उस दिन से मैं अपने फेस के साथ वीडियो बनाऊँगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको उस दिन से बहुत मज़ा आएगा और मज़ा आएगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप मज़े पे कम फोकस करें और अभी आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें कि आपको कंटेंट सही मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो ठीक है। तो देखिए, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे आर नॉट क्या होता है, तो बच्चों ये आर नॉट होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर टी क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस, मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालना है हम लोग को वो हो गया। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, समझ में आया। और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। देखो अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ पर एक चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखोगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल तो 0 ही है ना, तो आप सीधे टी भी लिख सकते हो डेल्टा टी की जगह पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी मतलब आप न चाहें यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम यूनिट की बात करते हैं अगर, है ना, कि यूनिट क्या होगा अल्फा का। तो अल्फा का यूनिट समझने से पहले मैं आपको एक बार पूरा इक्वेशन को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे आर टी इज इक्वल टू, ठीक है, आर टी को मैं अब r भी ले सकता हूँ, तो आर नॉट, अब आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी आ गया ना, ठीक है। अब डेल्टा टी को टी की जगह पे आप टी ले लीजिए सीधे सीधे, ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा चाहिए, तो आप लिखोगे आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू, मतलब इस वाले पार्ट को उठा करके मैंने इधर भेज दिया, ओके, इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फा टी। मुझे चाहिए अल्फा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। तो देखो यहां से आ गया ना, मतलब यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, अगर आप ठीक से फोकस करके देखें एकदम बिल्कुल, तो आपको यहां से मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटू टी। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो ये चेंज है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, बट है तो रेजिस्टेंस ही, तो ओम यूनिट होगा, इसका भी ओम होगा, तो ओम से ओम कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टी। तो इसका मतलब कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ओम से ओम कैंसिल होने के बाद पर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो इसलिए पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, पर केल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जहां तक अल्फा की बात है, तो देखो अल्फा क्या होता है बच्चों, तो अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट तो होता ही है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, बता दिया सब कुछ यहाँ पर, बट अल्फा यहाँ पर ये भी देखा गया कि जो मेटल्स हैं ना, जो मतलब मेटल्स मतलब जो कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स एंड एलॉयज के लिए यहाँ पे उनके लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगा मेटल्स एंड एलॉयज के लिए, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू होता है नेगेटिव होता है, बट किसके लिए होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, उसी टाइप से सिमिलरली हम लोग यहाँ बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, ठीक है। रेजिस्टिविटी की भी ऐसे ही बात करना होगा हम लोग को, तो हम लोग अगर यहाँ पर रेजिस्टिविटी का लिखें, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, तो ये कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वही सेम, मतलब इक्वेशन सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ आर की जगह पर रो आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। इवन अल्फा का जो यूनिट है ना वो भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब ये सारी चीजें सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आने वाला है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए कुछ पॉइंट्स जिसको आप याद जरूर रखिएगा, बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है।
ठीक है, देखो यहाँ पर मैग्नीन और जो कॉन्स्टेंटिन होता है ना, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है और ये एलॉय होता है। तो लिखेंगे हम लोग द रेजिस्टिविटी of manganese and constantan is almost independent of टेम्परेचर। मतलब इनका जो रेजिस्टिविटी वगैरह है ना बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत अभी जो दूसरा लिखने वाला पॉइंट ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको यूज में ये आ सकता है। जैसे यहां पे बोला जाएगा आपको कि टू रेजिस्टर्स having resistances R1 and R2 at 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, are connected in series, okay. The condition for the effective resistance, बोला गया the condition for the effective resistance, जो लिख रहा हूं ना, जहां तो उसको आप थोड़ा सा स्किप करके फाइनल इसका मतलब रिजल्ट लिख सकते हो ना। द कंडीशन फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज is same at all temperatures, अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है ना, इस चीज को मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके और उसमें डिराइव करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि हमारे पास, देखो अब सीरीज पैरेलल अभी पढ़े नहीं हम लोग बच्चों, है ना, बट इस चीज को थोड़ा सा आप अभी एडवांस में ही समझ लीजिए। जैसे मान लो बोला गया कि यहाँ पे अपने पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि अभी ये इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है ना, वो R1 प्लस R2 है, ठीक है, बट बोल रहा है यहाँ पर कि आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो रेजिस्टेंसेस है ना इंडिविजुअल के, वो चेंज हो गए, बट जो इक्विवेलेंट है सीरीज का, वो चेंज नहीं हुआ। मतलब कि ये हुआ कि इंडिविजुअल चेंज हो गया, बट ये जो इक्विवेलेंट है ना, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके लिए जो कंडीशन होगा ना, वो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो उसके लिए जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन बोला गया कि सभी टेम्परेचर्स पे सेम रहेगा, चाहे टेम्परेचर कोई सा भी हो। बट वो कंडीशन होगा क्या, तो कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर का लिख दो, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर का लिखो, ठीक है। तो फिर बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, R1 प्लस R2 है। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या, R1 डैश प्लस R2 डैश है। बट R1 डैश को क्या लिखोगे, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का हो गया ना R1, तो R1 प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू टी, और अल्फा 1t कर दो, एक का अल्फा 1 एक का अल्फा 2। और देखो दोनों का टेम्परेचर तो हम सेम अमाउंट से इंक्रीज करेंगे, तो अगर दोनों का टेम्परेचर भी हम लोग सेम अमाउंट से ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो यहां से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो यहां से हम लोग R1 प्लस R2, R1 प्लस R1 अल्फा 1t, R2 प्लस R2 अल्फा 2t, ठीक है।
अब देखो यहाँ से R1 और R2 जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू R1 अल्फा 1 t प्लस R2 अल्फा 2 t। तो यहाँ से R1 अल्फा 1 t इज इक्वल टू माइनस R2 अल्फा 2 t। तो यहाँ से देखो t से t कैंसिल, ठीक है। तो क्या आएगा, R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस R2 अल्फा 2। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा ना। इसका मतलब कि यहाँ से हम लोग R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 लिखेंगे, ठीक है। माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 लिखेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग के पास कंडीशन आ गया। यहाँ से कंडीशन ये आया कि अगर मान लो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर सेम होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आएगा ना वो रेसिप्रोकल में आएगा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट के। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ये जो बच्चों जो फॉर्मूला वगैरह है ना, ये सब आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी का हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो देखो रेजिस्टिविटी के अगर हम ग्राफ की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो ग्राफ कैसा होगा देखिए। कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ देखें तो फॉर कंडक्टर ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसा हो जाता है। यहाँ से ग्राफ का पैटर्न देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बहुत अगर हाई टेम्परेचर होगा ना तो ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट होने की जगह पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी ग्राफ देखें अलॉय के लिए, जैसे नाइक्रोम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर नाइक्रोम, ठीक है। तो नाइक्रोम में ये जो ग्राफ होता है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बहुत रैपिडली तेजी से इंक्रीज किया और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें ना, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है देखिए, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर और जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ होता है, इसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। तो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इस पे जो भी हम टॉपिक्स पढ़े हैं बच्चों, है ना, जो भी फॉर्मूला वगैरह देखे अभी हम लोग, उस फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो कैसे डिपेंड करता है, क्या इक्वेशन होगा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, ये सारी चीजें हम लोग को मालूम यहाँ से हो गया। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया, बट अब इसको हम कैसे इसको एप्लीकेशन में लेके आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फिजिक्स पार्ट में ना थ्योरी तो समझ में आ ही जाता है ना, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, यहाँ प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में, कि जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो वो चीजें पता चलेंगी, कब चलेंगी पता, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके वो सब चीजें, सारी चीजें क्लियर यहां से हो पाती हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम इज अल्फा 3.92 इंटू 10⁻³ पर केल्विन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोला गया कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है प्लैटिनम का, ठीक, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड द टेम्परेचर at which the increase in resistance of the platinum wire is 10% of its value at 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो यहाँ पर बोला गया कि टेम्परेचर बताइए, है ना, जिसमें कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो R है, तो वो टेम्परेचर बताइए, ठीक है, जहां पर यही रेजिस्टेंस R, जो R रेजिस्टेंस है ना, वो 10% से इंक्रीज कर जाए। तो 10% से क्या होगा, मतलब इनिशियल वैल्यू प्लस 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 R हो जाएगा। समझ में आया, तो ये 1.1 हो जाएगा, क्लियर। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 10% से इंक्रीज कर गया, बट पूछ रहा है कि कौन से टेम्परेचर पर इतना इंक्रीज करेगा। भाई 10% से भी जो चेंज आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि आप टेम्परेचर राइज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। इस चीज को देखो हम लोगों ने देखा कि भाई टेम्परेचर अगर आप राइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस 1.1 बढ़ गया, मतलब 0.1 से बढ़ गया, बट उसके लिए क्या टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे उस चीज को देखिए आप ध्यान से।
जैसे हम लोग अल्फा के लिए लिखे थे कि आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी, ठीक है। एक टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये तो मालूम है अपने को, एक टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे आर टी माइनस आर नॉट बाई अल्फा इंटू आर नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आर टी क्या है, तो यहाँ से आर टी है 1.1, तो आप रख दीजिए 1.1 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई अल्फा का वैल्यू रखिए 3.92 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इंटू में ये तो अल्फा हो गया ना, इंटू में इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे आर है, तो यहाँ से 0.1 इंटू आर, 0.1 इंटू आर अपॉन 3.92 इंटू 10⁻³ इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल, ठीक है, आर से आर कैंसिल। तो अब अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों के पास, तो 0.1 अपॉन 3.92 इंटू 10⁻³ तो आपको क्या मिलेगा 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.92, ओके। तो आप इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा हम लोग कितना मिलेगा। तो यहाँ पे एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, जब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 10⁻² मतलब 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 3.92 करेंगे अगर हम लोग, ठीक है। तो ये डिवाइड होने के बाद आएगा बच्चों यहाँ से कि अल्फा इज इक्वल टू 25.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको। क्योंकि अब यहाँ पर जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया था तो 0 डिग्री सेल्सियस पूछा भी था आपसे, बट अगर मान लो अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप टी नहीं निकालते, आप डेल्टा टी निकालते हैं, तो डेल्टा टी निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी मतलब यहाँ से आता है, एक मिनट, ये बच्चों ये तो गलत हो गया, यहाँ से है ना, तो ये तो टी निकाल रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ से टी डिग्री सेल्सियस, तो जो भी टी आता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी टी आता है आपके पास यहाँ पर, उस टी में जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर डेल्टा टी आता, तो डेल्टा टी इक्वल टू, सपोज करो अगर 30 होता तो यहाँ पर क्या करते, टी माइनस 30 इक्वल टू 25.51 कर देते, बट यहाँ पर 30 नहीं है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसीलिए 25.51 ही इसका आंसर आएगा, ओके, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पे टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर है ना, टी टेम्परेचर है, फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ओके। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है T डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। देखिए तो यहाँ पर जो बहुत ही बेसिक जो डेफिनेशन है ना अल्फा का, वो लिखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी, है ना, यही था डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन था। बट यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर ये मतलब किसी एक इंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है ना। ये मतलब टी दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इंस्टेंट की बात होगी ना, तो यहाँ पे आर नॉट की बात नहीं होगी, यहाँ पर सीधे ऐसे लिखेंगे हम लोग कि अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर, आर नॉट को आर कर देंगे, मतलब किसी आर का मतलब क्या हुआ कि आर एक ऐसा रेजिस्टेंस हो जो किसी टेम्परेचर टी पे है, ठीक है, और डेल्टा आर को डी आर कर देंगे, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा हमें कि अल्फा निकालने के लिए आर की जगह पर रखना पड़ेगा आर नॉट इंटू 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसको जो ये जो आर है ना, इस आर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे है ना टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो आर नॉट एज इट इज रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 का 0 कर देंगे और ए टी का हम ए कर देंगे और बी टी स्क्वायर का हम लोग 2BT कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से आर नॉट कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ए प्लस 2BT अपॉन 1 प्लस ए टी प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग को अल्फा मालूम हो गया, समझ में आया। तो कैसे निकालना है क्लियर हो गया ना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर यहाँ जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना,
ये किसी 0 डिग्री सेल्सियस का इक्वेशन नहीं है ना, ये किसी मतलब इंस्टेंट का टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब किसी इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये समझ लो कि इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री पुट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, आप 10 डिग्री पुट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो हर इंस्टेंट पे कंटिन्यूसली चेंज होता है, जैसे पोजीशन चेंज होता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी टाइप से यहाँ पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आर चेंज हो जाती है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा था। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें यही इसका आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। बोला गया कि सिल्वर वायर जो है ना उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2.1 ओम है, जो कि कितने पे है, 27.5 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बोला गया कि अब 2.7 ओम कब होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, है ना। आप यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए सिल्वर का कि क्या होगा। ओके, तो फिर इस केस में हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट ये आर नॉट लिखना पड़ेगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, क्योंकि सिल्वर ही है ना। और इनिशियल टेम्परेचर देखो, जो इनिशियल टेम्परेचर जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग को नहीं, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला है ना आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो आर नॉट हमें नहीं मालूम तो एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे अल्फा और टेम्परेचर 27.5 बट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस रखते ही क्या होगा, 27.5 ही होगा। समझ में आया? दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि R2 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू, अब आर नॉट तो मालूम ही नहीं है ना सिल्वर का हम लोगों को, और ये कितना टेम्परेचर है 100, इनिशियल तो वही आप 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब 1 और 2 का रेशियो ले लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 करते ही R1 बाई R2 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 27.5 अल्फा अपॉन आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फा। ठीक है, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, और R1 कितना है, तो R1 यहाँ पर है 27 पॉइंट, R1 एक मिनट देख लेते हैं, R1 2.1 है, तो यहाँ पर 2.1 है, और R2 कितना है 2.7 है, तो आप यहाँ पर 2.7 रखिए। ठीक है, 2.7 रखिए। ठीक, अब यहाँ से क्या आएगा, तो ये 1 प्लस 27.5 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर कैंसिल करेंगे। ठीक, तो 3 से कैंसिल करें, तो 3 से कैंसिल करें अगर, तो ये 3 से कैंसिल होकर के 9 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के 7 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 7 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस 27.5 अल्फा। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो, ये आएगा 7 प्लस 700 अल्फा। हमें देखो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 247.5 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ना हम लोग इसको उठा करके इधर ले आएंगे और इसको उठा के इधर लेके जाएंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ पर 700 अल्फा माइनस 247.5 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना आ रहा है ये, एक मिनट रुकिए, 700 माइनस 247.5, तो ये 452 आ रहा है, 452.5 अल्फा इज इक्वल टू 2। तो हमें तो अल्फा से मतलब है बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकालेंगे हम लोग, 2 बाई 452
452.5। ओके, तो अब इसको डिवाइड कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाई 452.5, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 0.0044। ठीक है, तो इतना पर डिग्री सेल्सियस यहां से अल्फा हम लोगों को मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना हम लोग, वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस लीजिए। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप नहीं लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह जो भी है वहां पर। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, यहाँ बोला गया फिगर shows a conductor of length L having a circular cross section. The radius of the cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho, assuming that B minus A much less than L. बोला गया कि जो रेडियस का डिफरेंस है ना, वो इसका लेंथ से बहुत ही छोटा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है कंडक्टर का क्या होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर देखिए, इसको पहले मतलब क्लियरली इस चीज को ऑब्जर्व करना देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ से ना कंटिन्यूसली देखते रहिए आप, तो ये बी का वैल्यू मतलब बढ़ रहा है, मतलब रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर ए है ना, बट यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, यहाँ आएगा तो कुछ और हो जाएगा, यहाँ आएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो रेडियस कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समझ में आया ना। तो अब अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ा वैसे वैसे रेडियस वेरी कर रहा है, रेडियस वेरी करेगा तो एरिया वेरी करेगा, एंड अगर एरिया वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस तो वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे। देखिए देखिए यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, तो ये जो पूरा डिफरेंस हो गया ना यहां से, ये वाला, ये पूरा डिफरेंस यहां से यहां तक का b माइनस ए का हो गया, तो यही b माइनस ए वेरी कर रहा है, समझ में आया। यही b माइनस ए वेरी कर रहा, तो हम लोग ये मानेंगे कि चलो ठीक है, वेरी करते करते यहां मान लेंगे कि यहां पर x में, ठीक है, कि x लेंथ के बाद, ठीक है, जो यहां पे एरिया बना होगा ना, x लेंथ के बाद जो यहां पे एरिया बन गया होगा वो कुछ y एरिया बना होगा, मतलब y रेडियस बना होगा, ऐसा मान लेंगे हम लोग। तो ये रेडियस मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है, देखो क्योंकि यहाँ पर रेडियस कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है बच्चों, मतलब एल लेंथ में पूरा चेंज कितना आया, b माइनस ए का आया। भाई एल लेंथ में तो b माइनस ए का चेंज आया ना। ठीक है, तो अब ये तो बड़ा वेरी कर रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वेरी करते जा रहा है। तो हम लोग ये मानेंगे कि ठीक है चलो वेरिएशन है, तो x के बाद कुछ y रेडियस का यहाँ पर छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो अब अगर छोटा सा क्रॉस सेक्शन होगा तो ये पूरा, ये जो छोटा सा वेरिएशन आया ना वो कितना हो जाएगा, y माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा क्या है, a है, और ये पूरा कंप्लीट क्या है, y है, और ये a है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस ए। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे इधर में, ठीक है, कि एल लेंथ में अगर रेडियस में वेरिएशन b माइनस ए का आया है, ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितना आएगा, b माइनस ए बाई एल। ठीक है, तो x में कितना आएगा, तो x लेंथ में आएगा, यूनिटी मेथड लगा रहा हूं और कुछ नहीं है, कि b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, बट वो कितना वेरिएशन हुआ, तो y माइनस ए के बराबर हो गया, है ना, y माइनस ए के बराबर हो गया। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू y माइनस ए बाई एक्स। ठीक है, और यहां पर छोटे से स्ट्रिप का अगर हम देखें तो छोटा सा अगर हम dx लेंगे ना, यहाँ पर छोटा सा अगर हम dx लेते हैं, ये वाला पार्ट यहां से आता, अगर हम dx लेते हैं ठीक है, तो छोटे से dx का रेडियस भी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या हम लोग कि रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल, है ना, एलिमेंटल डिस्क, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल डिस्क जैसे कि dr इज इक्वल टू रो इंटू dx बाई ए। ठीक है, रो इंटू dx बाई ए, क्योंकि यहाँ पे dx 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 ऐड होकर के तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर लेंथ बनेगा ना। ठीक है, समझ में आ गया ना।
बट बच्चों ये जब लेंथ dx 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 ऐड होगा, जैसे मैं बोल रहा था, तो जब ये लेंथ वेरी करेगा dx 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 dx, तो साथ में एक चीज को और फोकस कीजिए ना कि ये भी तो बढ़ेगा, dy dy, बढ़ते 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 पूरा बढ़ जाएगा। तो dx के साथ साथ y कैसे वेरी कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी इंपॉर्टेंस की वजह से मैंने ये यहाँ पर एक रिलेशन निकाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो x वाला पार्ट है ना, उसको एक साइड में कर करके, ठीक है, ऐसे x इज इक्वल टू वाई माइनस ए इंटू एल बाई बी माइनस ए कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पर, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एल बाई बी माइनस ए इंटू डी वाई, ठीक है। डी वाई क्यों, क्योंकि जब इसको एक्स वेरिएबल तो वाई वेरिएबल, तो वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे, बट ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसको साइड में कर देंगे मैंने, ठीक है। तो यहाँ से dx निकल जाएगा। तो जब हम लोग को dx मालूम हो गया, ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे dr इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई बी माइनस ए इंटू इंटू डी वाई, और साथ में एरिया यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब एरिया कौन सा लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट यहाँ तक कर रहे हो, अभी तक तो यहाँ तक देख रहे हो ना इक्वेशन। तो यहाँ का रेडियस क्या हो जाएगा, y, तो एरिया क्या लिखोगे, पाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि डी आर इज इक्वल टू, अब जो भी कांस्टेंट है ना उसको तो पहले साइड में कर दो, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटीज को साथ में लेके चलोगे ना तो फिर और कंफ्यूजन हो जाता है। तो एरिया हो जाएगा पाई आर, पाई वाई स्क्वायर, पाई भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर और ये रो इंटू एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन लगाओ जीरो से लेकर के आर तक, रेजिस्टेंस तो आर तक ही वेरी करेगा ना, तो जीरो से आर तक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इधर में हो जाएगा ये डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो जो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर है ना, मैं तो बोलूंगा कि इसको बच्चों ऐसे लिख दो, वाई टू द पावर माइनस टू इंटू डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगा, ये ए से लेकर के बी तक वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आया ना, वो क्या आया, रो इंटू एल अपॉन पाई बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम लोग y टू द पावर माइनस टू प्लस वन, क्योंकि इंटीग्रेशन करने पे तो पावर ऐड होता ही है, और लिमिट रख दोगे a से लेकर के b तक, ठीक है। तो लिमिट रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व होने के बाद क्या मिलेगा उस चीज को देखिए। तो यहाँ से आ जाएगा r रो इंटू एल अपॉन बी माइनस ए, पाई भी साथ में, इंटू, ठीक है, इंटू में, अब देखो यहाँ पर ये माइनस टू प्लस वन, माइनस वन आएगा, तो इस माइनस को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और ये वन अपॉन वाई जो कि ए से बी तक लिमिट हो गया, ए से बी तक, तो आप यहाँ से रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस रो इंटू एल अपॉन पाई बी माइनस ए, बी माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा वन बाई बी माइनस वन बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ से आएगा हम लोग को रो, देखो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो ये ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी अपॉन ए बी आएगा, तो इसलिए माइनस को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस से हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस फाइनली आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा रो इंटू एल अपॉन पाई ए बी, ठीक है। तो इस टाइप का कभी अगर सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेजिस्टेंस अगर ऐसे वेरी कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, उसका लेंथ अपॉन पाई ए बी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया hollow cylinder of specific resistance r, ठीक है, inner radius r and outer radius 2r and length l is as shown in figure, ठीक है। what is the net resistance between the inner and outer surfaces। अब यहाँ फिगर दिया हुआ है तो फिगर में ड्रॉ कर दूंगा, है ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर एक, ठीक है, इस टाइप का हो गया, तो फिगर तो ड्रॉ हो जाएगा बच्चों। फिगर में क्या है देखिए, ऐसा हो गया यहाँ पर, ओके।
ऐसा हो गया। तो इधर में ये, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि रेडियस मान लो r है और इसका जो है ना वो 2r का रेडियस है, 2r रेडियस है, तो r और 2r रेडियस हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर जो बोल रहा है ना उसके बारे में कि ऐसा मतलब एक छोटा सा, एक मिनट, ओके, इस टाइप से हो गया। इसको थोड़ा सा ना अंदर कर देते हैं बच्चों। तो ये रेडियस हो गया मान लो r और ये रेडियस हो गया 2r, ओके। तो r एंड 2r हो गया, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा कि इधर में बोला गया कि ये यहां पर कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इनर एंड आउटर के बीच में। तो अब इसमें देखो क्या होगा कि इसमें होगा क्या कि यहाँ पर ना मतलब कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है रेडियस, देखो डी आर डी आर डी आर डी आर करके, मतलब यहाँ पर रेडियस कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ रेडियस अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो रेडियस कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस वैरी करेगा वैसे वैसे एरिया वैरी करेगा, है ना। और जैसे जैसे एरिया वैरी करेगा वैसे वैसे क्या वैरी करेगा, सोचो भाई, जैसे जैसे एरिया वेरी करेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ रेडियस अलग होगा, यहाँ रेडियस अलग होगा, यहाँ रेडियस अलग होगा, है ना, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, हर पॉइंट पर रेडियस अलग अलग होगा। तो रेडियस अलग अलग होगा तो फिर एरिया वेरी करेगा, एरिया वेरी करेगा तो फिर रेजिस्टेंस वेरी करेगा। इस चीज को हम देखे ही थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि स्मॉल आर डिस्टेंस के बाद, है ना, ऐसा एज्यूम करेंगे कि स्मॉल आर डिस्टेंस के बाद एक छोटा सा डी आर थिकनेस का, डी आर थिकनेस का रेडियस है, ठीक है, मतलब सिलेंडर है, मतलब आर रेडियस का एक सिलेंडर है जिसका थिकनेस डी आर है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां से हम जब रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, देखिए कि डी आर मतलब छोटा सा एक रिंग, आपको मतलब ये मान के चलना है सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ से रो इंटू डी आर, छोटा सा लेंथ, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस का ही होता है ना, रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पर लेंथ तो कितना हो गया भाई, यहाँ इसके बीच में रेजिस्टेंस देखना था ना, तो अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेंथ कितना है, डी आर है, तो डी आर अपॉन क्या रेडियस है, तो रेडियस हो जाएगा, अब पूरा सिलेंडर ध्यान रखना, तो सिलेंडर का रेडियस क्या होता है, तो सिलेंडर का रेडियस होता है 2 पाई आर इंटू एल, बट यहाँ पर रेडियस क्या है, तो यहाँ रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, और लेंथ कितना है पूरे सिलेंडर का, तो एल, तो पूरे सिलेंडर का लेंथ अगर एल है तो आप यहाँ पर एल लेंथ रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से डी आर मतलब जो रेजिस्टेंस है स्मॉल सिलेंडर का जिसका थिकनेस डी आर है वो क्या आएगा, तो डी आर अपॉन, और यहाँ से जो भी कांस्टेंट है ना उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो डी आर अपॉन आर, तो ये डी आर इज इक्वल टू, अब यहाँ से रो अपॉन 2 पाई एल, तो ठीक है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, और ये 0 से r हो जाएगा, और ये r से 2r तक वेरी कर रहा है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे ये नेट रेजिस्टेंस आ गया, नेट रेजिस्टेंस, और ये रो अपॉन 2 पाई एल, और यहाँ हो जाएगा log 2, log 2, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ से मालूम हो गया, क्लियर। तो अब क्वेश्चंस आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने होंगे बच्चों, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला को बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर रखिए कि कब क्या यूज़ करना है। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इसको यूज़ करें, इसको, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं यूज़ करें। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस एट, देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम, ठीक है, एंड अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस। चलो मैंने पूछ दिया, तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे आर रखोगे, और आर नॉट की जगह पे क्या रखोगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, तो डायरेक्ट 2 रख दोगे, और अल्फा जो भी दिया हुआ है उसको रख दोगे,
है ना, जो रख दोगे। फिर टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, तो 80 डिग्री और इनिशियल क्या है 0 डिग्री, तो ये रख दोगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 80। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना होता है 0 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपको। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और बच्चों अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें। ओके, थैंक यू। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना बच्चों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट वीडियो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हम सीरीज पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें ट्रिक्स भी सीखेंगे हम लोग। ओके, सो चलिए, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।